तो चलिए बच्चे, अब से हमारे साइंस के क्वेश्चंस की शुरुआत हो चुकी है। तो बहुत सारे ऐसे बच्चे कह रहे थे कि मैडम साइंस कब शुरू होएगी, साइंस कब शुरू होएगी। तो देखिए अब साइंस की क्वेश्चंस की शुरुआत हो चुकी है। तो बस अभी आप सब लोगों से यही गुजारिश है कि प्लीज़ सभी के सभी बच्चे एक बार, जिन बच्चों ने अभी तक लाइक नहीं किया है, क्लास को लाइक जरूर करिएगा और उसके साथ में चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, जो बच्चे हमें पहली बार देख रहे हैं। अगर आप सब लोग चाहते हैं कि ऐसी वीडियोज़ रेगुलर आती रहे और इसी तरीके से उतनी ही जोश से, बल्कि इससे ज़्यादा जोश से मैं आप लोगों को पढ़ा सकूं, तो बस यही है कि आप लोगों से सपोर्ट चाहिए। और आप लोगों से सपोर्ट हमें कैसे मिल सकता है, जब आप हमेशा रेगुलर लाइक करते रहेंगे और उससे ज़्यादा जी बच्चे आप सब लोग बहुत ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हमसे जुड़ पाएंगे, तो फिर हमें भी एक सपोर्ट मिलेगा और हमारी फैमिली भी बढ़ती जाएगी। तो फिर यही है कि हमारा एफर्ट्स भी दुगना निकलेगा। ठीक है जी बच्चे, तो चलिए शुरू करते हैं आज के हमारे साइंस के क्वेश्चंस को। आपका पहला साइंस का क्वेश्चन है कि सोल्डर इज अ अलॉय ऑफ। जी बच्चे, सोल्डर किसका मिश्र धातु है? टिन और लेड का, टिन और जिंक का, जिंक और लेड का, या कॉपर और जिंक का? अलॉय किसका है? सोल्डर। जी बच्चे, अलॉय क्या होता है? अलॉय होता है दो होमोजीनस, दो या दो से ज़्यादा होमोजीनियस क्या होते हैं? धातु, यानी कि दो या दो से ज़्यादा मेटल्स को पिघलाकर मिक्स करना क्या कहलाता है? अलॉय कहलाता है। ठीक है, और सोल्डर क्या होता है? सोल्डर होता है टिन और लेड। ठीक है, टिन और प्लस में लेड। टिन को ऐसे लिखा जाता है एसएन के नाम से, कई बार एसएन और लेड ऐसे भी आते हैं, और लेड लिखा जाता है जी बच्चे पीबी के नाम से। ठीक है, टिन होता है एसएन और लेड होता है पीबी। बाकी बात की जाए तांबा और जस्ता, तांबा और कॉपर क्या होता है? ब्रास होता है। ठीक है, ब्रास होता है। और बच्चे कॉपर यानी कि तांबा और साथ में टिन क्या कहलाता है? कॉपर और टिन कहलाता है ब्रोंज। ठीक है, ब्रोंज। अब हिंदी में नाम नहीं पता है, बट प्लीज़ थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना, ब्रोंज। ठीक है, चलो, ब्रोंज कहलाता है। अगला क्वेश्चन क्या है? द ब्रेन ऑफ ए कंप्यूटर इज। कंप्यूटर का मस्तिष्क क्या होता है? सीपीयू। ठीक है, सीपीयू, या फिर सीडी, फ्लॉपी डिस्क, या मेगाबाइट? कंप्यूटर का ब्रेन किसे कहा जाएगा? जी जल्दी से बताइए, कंप्यूटर का ब्रेन किसे कहा जाएगा? चलिए, तो कंप्यूटर का ब्रेन बहुत ही आसान सा आंसर है, सीपीयू कहा जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, आराम से पढ़ते हैं, समझना और फिर बाद में आंसर देना। ठीक है, मैं हिंदी में पढ़ती हूँ। जब किसी ग्लास पर गर्म पानी छिड़का जाता है तो वह टूट जाता है। ठीक है, क्योंकि ग्लास ठंडा होता है। तो किस वजह से जो ग्लास है वो टूट जाता है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। कांच अचानक से फैल जाता है, कांच अचानक से सिकुड़ जाता है, या फिर पानी विश्व हो जाता है, या कांच पानी के साथ रासायनिक प्रतिक्रिया करता है? इंग्लिश में भी बोलो। ओके, सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, बिल्कुल सही आंसर है। व्हेन हॉट वाटर इज स्प्रिंकल्ड ऑन टम्बलर इट ब्रेक्स डाउन कोल्डर ग्लास। क्यों? क्योंकि ठंडे ग्लास को ये क्या कर देता है? ब्रेक कर देता है। क्यों कर देता है? ग्लास सडनली एक्सपेंड कर जाता है, ग्लास फैल जाता है। ग्लास सडनली कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है, ग्लास क्या हो जाता है? सिकुड़ जाता है। वाटर इवेपोरेट्स, पानी जो हो जाता है वो ऊपर क्या हो जाता है? भाप बन जाता है, या फिर ग्लास जो है वो पानी के साथ में रिएक्ट कर जाता है। तो बच्चे क्या होएगा? देखो, तुम्हारे पास एक ग्लास है। ठीक है, सर्दियों में तुम्हारा ग्लास क्या होएगा? ठंडा होएगा। ठीक है, उसके ऊपर तुम अचानक से गर्म पानी डाल दो, पॉसिबिलिटी है कि ये ग्लास टूट जाए। वो क्यों टूटता है? तो वो ग्लास क्यों टूटेगा बच्चे? ग्लास इस वजह से टूटेगा कि जैसे तुम गर्म पानी डालोगे तो क्या होएगा? ये जो ग्लास है, ग्लास की ऊपर की सतह, बाहरी जो सतह है, वो क्या हो जाएगी? वो फूल जाएगी, यानी कि वो क्या करेगी? एक्सपेंड होएगी। तो जैसे देखो, ये बाहर की सतह तो एक्सपेंड हुई, अंदर की सतह वैसी की वैसी रही, तो जिसकी वजह से क्या होगा? अनइवन एक्सपेंशन होएगा और जिसकी वजह से वो टूट जाएगा। ठीक है, तो फूलने के कारण कांच अचानक से फैल जाता है, जिसके कारण क्या होएगा? हमारा जो ग्लास है वो टूट जाता है। ठीक है, ग्लास क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन।
अगला क्वेश्चन क्या है, द मटीरियल यूज्ड इन फैब्रिकेशन ऑफ ट्रांजिस्टर इज, ट्रांजिस्टर के निर्माण में प्रयुक्त सामग्री होती है, मतलब ट्रांजिस्टर के निर्माण के लिए हम किसकी कौन सी सामग्री का इस्तेमाल करते हैं, एल्यूमिनियम, कॉपर, तांबा, सिलिकॉन या फिर सिल्वर। जी बच्चे, और आपको एल्यूमिनियम से क्या याद आना चाहिए, एल्यूमिनियम के ओर को बोलते हैं बॉक्साइट, ठीक है। कॉपर से क्या याद आना चाहिए, कॉपर से तो बहुत सारी चीज़ें याद आनी चाहिए, जैसे सबसे पहली बात कॉपर और साथ में टिन को क्या बोला जाता है, कॉपर और साथ में टिन को बोला जाता है ब्रोंज बोला जाता है, और कॉपर और साथ में आपको बच्चे हमें मिलता है जिंक, जस्ता, इसको क्या बोला जाता है, ब्रास बोला जाता है, ठीक है। और आपको सिल्वर से याद आना चाहिए, सिल्वर से क्या याद आना चाहिए, सिल्वर एक ऐसा धातु है जो कि क्या है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और क्या है जी बच्चे, ऊष्मा, यानी कि ये विद्युत, ठीक है, विद्युत और प्लस में ऊष्मा का क्या है, बेस्ट सुचालक है, मतलब एक तरह से ये मान लो सुचालक है लेकिन आपका बेस्ट है सुचालक। यानी कि इससे सिल्वर से जो है हम बड़े ही आसानी से इलेक्ट्रिसिटी और ऊष्मा पास करवा सकते हैं, ठीक है। और सही आंसर क्या है, ट्रांजिस्टर के निर्माण में क्या होता है, सिलिकॉन, सिलिकॉन क्या होता है, एक सेमीकंडक्टर होता है, ठीक है, सेमीकंडक्टर होता है। और सेमीकंडक्टर हम कौन कौन सा यूज़ कर सकते हैं, जर्मेनियम भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, जर्मेनियम भी हम सिलिकॉन के साथ में इस्तेमाल कर सकते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड, बिल्कुल सही आंसर है। चलो अगला क्वेश्चन, व्हाट apparatus इज यूज्ड टू लोकेट सबमर्ज्ड ऑब्जेक्ट, यानी कि जल मर्ग वस्तु का पता लगाने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है, रेडार का, सोनार का, कैसर क्वाजर का या फिर बच्चे पल्सर का। मैं किस उपकरण का इस्तेमाल करूं जो पानी में, जैसे मान लो समुद्र होता है, जैसे ठीक है ये समुद्र है, समुद्र के अंदर कोई एक ऐसी वस्तु है और जो मुझे ऊपर से पता करनी है, ऊपर मेरा, ठीक है, यहाँ पे मेरा जहाज है, यहाँ पे मैं हूँ, मुझे ना समुद्र के अंदर की वस्तुएं या फिर समुद्र के अंदर के जीव या फिर कुछ भी मुझे पता करना है, समुद्र के अंदर क्या है वो पता करने के लिए मैं किस चीज़ का इस्तेमाल कर सकती हूँ, रेडार का, सोनार का, कैसर का या पल्सर का। जी बच्चे, सोनार, सोनार बिल्कुल सही आंसर है, बिल्कुल सही बगा, सोनार का। रेडार का क्यों नहीं, क्योंकि रेडार जो भेजता है वो रेडियो वेव्स भेजता है, करेक्ट, रेडियो वेव्स, जो कि आपको सिर्फ और सिर्फ हवा में, मतलब जहाँ पे पानी नहीं होएगा, रेडियो वेव्स जाती है केवल और केवल हवा में। लेकिन सोनार का मतलब क्या होता है, सोनार का मतलब होता है साउंड, ठीक है, साउंड एंड नेविगेशन रेंजिंग, साउंड एंड नेविगेशन रेंजिंग, रेंजिंग, साउंड एंड नेविगेशन रेंजिंग, जिसका मतलब क्या होता है, सोनार होता है जो कि क्या कर सकता है, पानी के अंदर बड़ी आसानी से जा सकता है। हमने पढ़ा है कि जो साउंड, जो वेव्स होती है, साउंड वेव्स, ठीक है, साउंड वेव्स क्या होती है, वो ठोस के अंदर सबसे ज़्यादा बहती है, ठीक है, सबसे ज़्यादा तेज़ कहाँ बहेगी, ठोस के अंदर, फिर बाद में उसकी स्पीड हो जाएगी तरल के अंदर, और फिर सबसे कम कहाँ पे होगी स्पीड बच्चे, गैस के अंदर। तो अगर ये बच्चे हमने स्पीड पढ़ ली है कि साउंड की स्पीड, साउंड वेव्स की स्पीड क्या होगी, ठोस के अंदर होगी सबसे ज़्यादा, फिर तरल के अंदर, फिर गैस के अंदर, तो इसका मतलब क्या है, तरल के अंदर स्पीड होगी। रेडियो वेव से बेटर जो स्पीड होती है वो साउंड वेव्स की होती है, और इसीलिए हम सोनार का इस्तेमाल करती है। सोनार दो तरह के होते हैं, कौन कौन से, एक होता है एक्टिव सोनार, ठीक है, और दूसरा होता है पैसिव सोनार, पैसिव सोनार, ठीक है। जी बच्चे, और साउंड वेव कैसी तरह की वेव्स होती है, ये बच्चे लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है, ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स मिलती है हमें, साउंड वेव्स, ठीक है। तो सही आंसर क्या हो गया, सोनार, ठीक है। अगला क्वेश्चन, द टेम्परेचर ऑफ स्टार्स कैन बी एस्टिमेटेड बाय, तारों का तापमान का अनुपात इससे लगाया जा सकता है, किससे, तारों का तापमान किस चीज़ से लगाया जा सकता है, अनुपात, सॉरी एस्टिमेट, कितने किससे लगाएंगे, उनके रंग से, उनका आकार से, सूर्य के उनकी दूरी से, या इन सभी से। जी बच्चे,
चलिए जल्दी से बताइए। बेरू सिंह। जी। आगे आगे आगे, हो गया हो गया हो गया बच्चे, हो गया हो गया, ठीक। वॉइस प्रॉब्लम हो गया यार। अब आ रही है वॉइस? अब बताओ जल्दी से, हो गया वॉइस का? कोई जो दिक्कत आ रही थी? चलिए जल्दी से बताइए, क्या ये वॉइस का अब जो प्रॉब्लम आ रही थी वो होगी सॉल्व? जल्दी से बताइए। ओके ओके, फास्टर फास्टर, हाँ सही आंसर, फास्टर हो जाती है, ठीक है, तेज हो जाती है। अगला क्वेश्चन, द मैक्सिमम परसेंटेज इन एटमोस्फियर इज ऑफ। हेलो 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 हेलो। हाँ एक सेकंड, हो गया बस, एक सेकंड। सही करो, हो गया हो गया। आवाज आ रही है? अब जल्दी से बताइए, आवाज आ रही है क्या?
ओके, ठीक है, यस मैम, चलो ठीक है, ठीक है, ठीक है, आवाज़ आ रही है। आ गई, आ गई, आ गई, ठीक है, चलो ठीक है। तो मैंने ये बताया था, ठीक है, मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ। आप सब लोगों को क्वेश्चन तो पता चल ही गया होगा, ठीक है जी बच्चे। तो आप सब लोगों को क्वेश्चन तो पता चल ही गया होगा। क्वेश्चन क्या है? मैक्सिमम परसेंटेज इन द एटमॉस्फेयर इज ऑफ, यानी कि वायुमंडल में सबसे ज़्यादा आपको क्या मिलेगा? तो वायुमंडल में तो सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन मिलती है, बहुत ही बेसिक सा है, ठीक है। तो हमें क्या याद रखना है? हमें याद रखना है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड क्या याद रखनी है? इसका ये जो गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड आग बुझाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, करेक्ट। आग बुझाने के लिए कौन सी गैस का इस्तेमाल करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। दूसरी हीलियम। हीलियम का कहाँ इस्तेमाल किया जाता है? स्कूबा डाइविंग के अंदर, यानी कि जो लोग स्कूबा डाइविंग के अंदर, स्कूबा डाइविंग यानी कि जो लोग जो बहुत ही गहराई में, समुद्र की बहुत गहराई में जाते हैं, वो ऑक्सीजन के साथ में एक और गैस लेके जाते हैं ताकि ऑक्सीजन आराम से उसके अंदर घुल जाए और हमारे शरीर के अंदर आसानी से आ पाए। तो हम कौन सी गैस का इस्तेमाल करते हैं? ऑक्सीजन के साथ में हम हीलियम गैस का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और नाइट्रोजन तो सबसे ज़्यादा ही है, 78% वायुमंडल में, और उसके बाद में आती है हमारी ऑक्सीजन, ठीक है। हाँ, चलो ठीक है, ठीक है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, रिकेट्स इज डिजीज ड्यू टू द डेफिशिएंसी। ये तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन हो गया। रिकेट्स किसकी कमी से कारण होता है? विटामिन डी की कमी के कारण, विटामिन सी की कमी के कारण, बी की कमी के कारण, या ए की कमी के कारण? किसकी कमी के कारण हमें रिकेट्स दिखाई देगा? जी जल्दी से बताइए, किसकी कमी के कारण हमें रिकेट्स होंगे? तो रिकेट्स होंगे विटामिन डी के कारण। विटामिन डी को बोला जाता है कैल्सीफेरोल, ठीक है। कैल्सीफेरोल क्यों कहा जाता है? क्योंकि विटामिन डी मदद करता है हमारे हड्डियों में कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने में, ठीक है। हमारे ढांचे में क्या प्रोड्यूस होता है? हमारे एक्चुअल में स्केलेटन में होता है कैल्शियम, ठीक है। स्केलेटन में क्या मिलता है आपको? कैल्शियम। स्केलेटन, स्केलेटन में मिलेगा आपको कैल्शियम। तो विटामिन डी मदद करेगा किसमें? कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने में, और इसकी कमी से क्या होता है? रिकेट्स होते हैं। विटामिन सी को क्या कहा जाता है? एस्कोर्बिक एसिड कहा जाता है, ठीक है। एस्कोर्बिक एसिड ये कौन सी चीज़ों में मिलता है? सिट्रस फ्रूट में, ठीक है। सिट्रस फ्रूट में, जैसे कि आंवला, आंवला में हमें विटामिन सी मिलता है। और विटामिन सी की कमी की वजह से क्या हो सकता है? स्कर्वी हो सकता है, ठीक है, स्कर्वी हो सकता है। और विटामिन ए की कमी के कारण क्या हो सकता है? रतौंधी हो सकता है, ठीक है। रतौंधी कौन सा हो सकता है? विटामिन ए की कमी के कारण, ठीक है जी, वेरी गुड। चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल्स मिक्स्ड इन डेफिनेट प्रोपोर्शन इन देयर मोल्टन स्टेट इज। अब देखो मैंने पहले बताया था, सेम ही क्वेश्चन आया है, देखो जल्दी से बताओ। दो या दो से अधिक धातुओं का उनकी पिघली हुई अवस्था में एक निश्चित अनुपात में मिश्र सजातीय मिश्रण कहलाता है। क्या कहलाता है? मिश्रण कहलाता है, अमलगम मिश्रण कहलाता है, मिश्र धातु कहलाता है, या फिर एलोट्रोप कहलाता है? क्या कहलाता है? जाट साहब नमस्ते जी। खट्टे फ्रूट, बिल्कुल सही आंसर दिया। चलिए तो बताइए क्या कहलाता है? तो हम सभी को पता है मिश्र वो हो कहलाता है मिश्र धातु, यानी कि अलॉय कहलाता है। जैसे कि हमारे कौन कौन से अलॉय है? अलॉय हो गया हमारा ब्रोंज हो गया, ठीक है। ब्रोंज किसका हुआ? कॉपर और टिन का, ठीक है, Cu और टिन का, ठीक है। ब्रास हो गया हमारा, ब्रास किस किस का हुआ? कॉपर और जिंक का, ठीक है, जिंक का। और सोल्डर हो गया हमारा, सोल्डर किस किस का होगा जी बच्चे? टिन, यानी कि सॉरी, हाँ टिन, और साथ में लेड, Pb यानी कि लेड का, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, अलॉय मेटल यूज टू मेक फिलामेंट और जी बच्चे कॉइल्स इन इलेक्ट्रिक हीटर एंड टोस्टर। इलेक्ट्रिक हीटर और टोस्टर के लिए फिलामेंट या जी बच्चे क्या कॉइल बनाने के लिए उस उपयोग किया जाने वाला मिश्र धातु कौन सा है? इनरवे है, या फिर कॉपर है, तांबा है, टंगस्टन है, या फिर निक्रोम है? जी बच्चे
हो गया। तो कौन सा है वो बच्चे? निक्रोम है। क्या है? निक्रोम। निक्रोम एक ऐसा अलॉय है जो कि निक्रोम किससे बना है? वो बना है निकल, ठीक है, निकल यानी कि Ni और क्रोमियम से, ठीक है, क्रोमियम से, निकल और क्रोमियम से, Cr से ये मिलके बना हुआ है। निकल कितने परसेंट का होता है? निकल आपको मिलेगा 75 से लेकर 78% और क्रोमियम मिलेगा 20%, ठीक है। क्रोमियम कितना मिलेगा? 20%। और बाकी टंगस्टन से हमें क्या याद आना चाहिए? टंगस्टन एक ऐसा धातु है जो कि हम कहाँ इस्तेमाल करते हैं? बल्ब के अंदर इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, बल्ब के अंदर हम टंगस्टन का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है जी बच्चे। और किसी को पानी चाहिए? सुन के पानी में मतलब सॉरी, सुन के थक गए होंगे आप सब लोग। चाहिए क्या? बता दो, पानी चाहिए तो ला देंगे तुम लोगों के लिए भी। बल्ब का फिलामेंट के लिए हाँ टंगस्टन का इस्तेमाल करते हैं, फिलामेंट, ठीक है, फिलामेंट। चलो अगला क्वेश्चन, आयरन डज नॉट मैच विद, लोहे से नहीं मेल खाता। आयरन किससे, लोहे से कौन सी चीज मेल नहीं खाती? हेमेटाइट, डोलोमाइट, मैग्नेटाइट या लिमोनाइट? जी बच्चे, सही आंसर क्या है? आयरन के बच्चे ये पूछे गए ओर, ठीक है, ओर से क्वेश्चन आया है, ओर से। जैसे बॉक्साइट हमारा एक ओर होता है, ठीक है, बॉक्साइट किसका ओर होता है? एल्यूमिनियम का ओर होता है, ठीक है। तो वैसे ही आयरन के कुछ ओर होते हैं। आयरन के क्या क्या ओर होते हैं? जैसे हेमेटाइट होता है, ठीक है, मैग्नेटाइट होता है, लिमोनाइट होता है, ठीक है, लिमोनाइट होता है, और आखिर में होता है सिडराइट होता है, ठीक है, सिडराइट होता है। तो सिडराइट होता है हमारा, ये चार ओर किसके होते हैं बच्चे? आयरन के ओर होते हैं। उसके अलावा डोलोमाइट आपको किसका ओर मिलेगा? ये बच्चे मिलेगा मैग्नीशियम का, ठीक है। तो मैग्नीशियम का आपको 2-3 और पता होना चाहिए, जैसे मैग्नीशियम का, ठीक है, मैग्नीशियम का और बताओ मुझे। एक मैग्नीशियम का और हो गया डोलोमाइट, ठीक है। दूसरा कौन सा हो गया? कार्नलाइट। मेरे को क्यूपराइट ही दिमाग में आता है, इसलिए मैंने कल भी क्यूपराइट ही बोल दिया था, एक्चुअल में मुझे कार्नलाइट ही बोलना था, ठीक है, कार्नलाइट। और तीसरा है बच्चे मैग्नेसाइट। ये 3 और किसके हैं? मैग्नीशियम के हैं। और क्यूपराइट किसका और है? क्यूपराइट वो तो बच्चे ने दिलशाद ने मुझे बता ही दिया था, क्यूपराइट है कॉपर का और, Cu का, ठीक है, कॉपर का और है। अच्छा भवानी मैम, सबसे पहले मैंने आंसर दिया। अच्छा जी बच्चे, हाँ। और कॉपर का एक और है जो कि आप ध्यान रखना, मेल्चाइट, ठीक है, मेल्चाइट। चलो अगला क्वेश्चन, द ऑक्साइड्स ऑफ कॉपर हैव अ फॉर्मूला, यानी कि तांबे के ऑक्साइड का सूत्र क्या होता है? अगर जब तांबे को जब हम ऑक्साइड यानी कि ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो हमें कौन कौन सी ऑक्साइड मिलती है? CuO, Cu2O3 या फिर Cu2O या फिर CuO, CuO एंड CuO, Cu2O एंड CuO। जी बच्चे, जी बच्चे, तो एक्चुअल में कॉपर के जो ऑक्साइड होते हैं वो होता है, एक तो होता है क्यूप्रिक ऑक्साइड, ठीक है, क्यूप्रिक ऑक्साइड कौन सी होती है? CuO। दूसरा होता है क्यूप्रस ऑक्साइड, ठीक है, क्यूप्रस ऑक्साइड क्या होता है? Cu2O। ये दोनों ऑक्साइड हमें मिलते हैं, ठीक है। तो सही आंसर ये भी हुआ, और वैसे नंबर में लिखने में कोई गड़बड़ है तो सही आंसर तो आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स बिलोंग टू द सेम पेरेंट एलिमेंट, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा समूह एक ही मूल तत्व से संबंधित है? जी बच्चे, कोयला, लिग्नाइट या बॉक्साइट, हीरा, कोयला या फिर ग्रेफाइट, हीरा, सोना, चांदी, तांबा, लोहा या सोना? जी बच्चे, कोल, लिग्नाइट, बॉक्साइट,
डायमंड कोल या ग्रेफाइट, डायमंड गोल्ड या सिल्वर, या फिर कॉपर आयरन या गोल्ड? जी बच्चे। जी वेरी गुड। तो सही आंसर क्या होगा? क्या है सही आंसर? देखो बच्चे, हमारा जो ग्रुप होता है किसका, सेम ग्रुप वाले की। अब देखो डायमंड किसका है, देखो कोयला किसका होएगा, कोयला होता है कार्बन का मिलके बना होता है, ठीक है। लिग्नाइट क्या होता है, लिग्नाइट होता है कॉपर, लिग्नाइट होता है कोयले का ही एक मतलब फॉर्म होता है, ठीक है। लिग्नाइट आपको क्या मिलेगा, लिग्नाइट मिलेगा कोयले का ही एक फॉर्म, ठीक है, कोयले का ही। तो लिग्नाइट भी इन द फॉर्म ऑफ किसका आ गया, कार्बन का आ गया। लेकिन बॉक्साइट किसका मिलेगा, बॉक्साइट मिलेगा और एल्यूमिनियम का, ठीक है। बॉक्साइट मिल गया एल्यूमिनियम का। दूसरा देखते हैं, डायमंड किसका है, कार्बन का है। कोल किसका है, कार्बन का बना होगा। ग्रेफाइट किसका बना होता है, कार्बन का। तो ये तीनों के तीनों किससे बने होते हैं, कार्बन के। ये इनका मूल रूप क्या होता है, कार्बन। और जबकि डायमंड तो चलो ठीक है कार्बन से, गोल्ड तो अपने आप में एक अलग धातु है। तो गोल्ड और सिल्वर तो आप ये दोनों अलग अलग हो, डेफिनेटली बिल्कुल अलग अलग हैं। कॉपर आयरन और गोल्ड ये तीनों ही अलग अलग हैं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर है बी। हीरा, कोयला और ग्रेफाइट ये तीनों की तीनों एक ऐसे जो है एक ऐसे क्या है, एलोट्रॉप्स हैं, ठीक है। किसके है, कार्बन के है, ठीक है। जो कि आपको इसका मूल रूप क्या मिलेगा, कार्बन मिलेगा, ठीक है। जी बच्चे, कार्बन है। और हीरे से याद आया, हीरा क्या है, सबसे स्ट्रॉन्ग धातु है, जिससे विद्युत का एक क्या है, विद्युत का कुचालक है, ठीक है, कुचालक है, विद्युत का कुचालक है। और ग्रेफाइट क्या है, विद्युत का अच्छा सुचालक है, ठीक है, विद्युत का सुचालक है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन। चलो, तो क्वेश्चन लंबा दिख रहा है बट आसान है, ठीक है, सिंपल है। जब एक चम्मच में थोड़ा सा सल्फर गर्म किया जाता है तो वह नीले लो के साथ जलता है, यानी कि उसमें से फ्लेम कैसी निकलती है, नीली नीली, आग कैसी निकलती है, नीली कलर की, ठीक है। जो कुछ समय बाद धीरे धीरे गायब हो जाती है, ठीक है। और हमें तीखी गंध महसूस होती है। ये तीखी गंध किसके कारण होती है, कार्बन डाइऑक्साइड के कारण, सल्फर डाइऑक्साइड के कारण, ऑक्सीजन के कारण, या फिर जी बच्चे नाइट्रोजन के कारण? थोड़ा सा क्वेश्चन समझा देती हूँ। देखो हमारे पास एक चम्मच है, ठीक है, ये होगी हमारी चम्मच होगी, ठीक है। इस चम्मच में हमने क्या लिया, सल्फर ले लिया, ठीक है। चम्मच में मैंने क्या ले लिया, सल्फर ले लिया। अभी सल्फर को मैं क्या कर रही हूँ, जला रही हूँ, ठीक है। जलाने से क्या हो गया, सल्फर में से एक नीली नीली कलर की आग निकलने लगी, नीले रंग की फ्लेम्स निकलने लगी, ठीक है। फिर कुछ टाइम बाद में ये नीली रंग की फ्लेम्स हट जाएगी और इसमें से बदबू आएगी तीखी तीखी। वो बदबू जो है, वो तीखी तीखी जो बदबू आएगी वो किस चीज़ की आएगी, कार्बन डाइऑक्साइड की, सल्फर डाइऑक्साइड की, ऑक्सीजन की, या नाइट्रोजन की? जल्दी से बताओ किसकी बदबू आएगी हमें? तो बच्चे वो बहुत ही आसान सा है कि सल्फर को गर्म कर रहे हैं। तो सबसे पहली बात देखो, मैं ऑक्सीजन तो फिर भी मान सकती हूँ कि वायुमंडल में ऑक्सीजन है, ठीक है, वो शायद इसके साथ मिक्स होगी। नाइट्रोजन का तो कोई रिलेशन ही नहीं बनता बच्चे, नाइट्रोजन कहाँ से आ जाएगा। और सेम विद कार्बन, कार्बन के साथ तो रिएक्ट ही नहीं हुई। सही आंसर क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड क्यों, क्योंकि सल्फर जो है वो वायुमंडल के ऑक्सीजन O2 के साथ मिक्स होगी और क्या बना दिया, सल्फर डाइऑक्साइड, जिसकी स्मेल हमें मिलती है, ठीक है जी। चलिए अगला क्वेश्चन। ऑरम इज ए लैटिन फॉर्म ऑफ, ऑरम का डैश लैटिन नाम है, आर्गन का है, एंटीमनी का है, गोल्ड का है, या फिर नन ऑफ दिस, किसी का भी नाम नहीं है? नहीं, डायमंड जो है वो एक ना ही मेटल है ना ही नॉन मेटल है, वो एक पत्थर है, ठीक है। डायमंड आता है पत्थर के अंदर आता है एक्चुअली, वैसे नॉन मेटल ही हुआ एक तरह से, पर डायमंड को एक पत्थर के रूप में माना जाता है, ठीक है। सेम विद कोयला, कोयला भी एक पत्थर ही है।
चलो, तो सही आंसर क्या होगा? ओरम क्या है? वो एक सोने का क्या है? लैटिन वर्ड है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अमोनियम सल्फेट एंड लाइम शुड नॉट बी अप्लाइड टू द सॉइल एट द सेम टाइम। अमोनियम सल्फेट, ठीक है, और लाइम जो होता है, ठीक है, अमोनियम सल्फेट कैसा होता है? वो एक एसिडिक फॉर्म होता है, और लाइम जो होता है वो एक बेसिक होता है, ठीक है। तो ये बोल रहे हैं कि इन दोनों को साथ में ही सॉइल के अंदर मिक्स नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? नाइट्रोजन अमोनियम के रूप में नष्ट हो जाएगी, यह फंगल विकास का समर्थन करेगी, या फिर मिट्टी में संचारण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, या फिर हानिकारक बैक्टीरिया का आबादी सक्रिय होएगा। तो बच्चे एक्चुअल में क्या होएगा कि अमोनियम सल्फेट होता है, जब हम मिट्टी में अमोनियम सल्फेट किस लिए डालते हैं? मिट्टी में अमोनियम सल्फेट डाला जाता है थोड़ा बहुत उसे एसिडिक बनाने के लिए, ताकि जो मिट्टी बेसिक हो चुकी है उसको बैलेंस रखने के लिए, ठीक है। लेकिन जब अमोनियम सल्फेट को, ठीक है, अमोनियम सल्फेट को हम किसके साथ? लाइम के साथ मिक्स करके उसको मिट्टी में डालेंगे, तो हमारे देखो फर्टिलाइज़र है ये अमोनियम सल्फेट, क्या निकालना है हमें? उससे नाइट्रोजन निकालनी है, ठीक है, N2 निकालनी है, ताकि सॉइल के अंदर नाइट्रोजन चली जाए। लेकिन जैसे ही हम इन दोनों को मिक्स कर देंगे, मिक्स करने से क्या होता है, जो नाइट्रोजन है वो हवा में उड़ जाएगी। मतलब जैसे ही मिक्स करेंगे, ठीक है, मिक्स करते ही क्या हो जाएगा, वो अमोनियम जो अमोनियम सल्फेट है वो उसमें से अमोनिया जो है वो निकल जाएगा। अमोनिया निकल जाएगा यानी कि N2 निकल जाएगी, जो कि हमें ज़रूरत चाहिए। यानी कि फर्टिलाइज़र में नाइट्रोजन की तो ज़रूरत होती है ना। अब फर्टिलाइज़र में नाइट्रोजन तो नहीं मिलेगी, अमोनिया तो निकल गया, तो जिसकी वजह से हमें क्या होएगा? नुकसान हो जाएगा। सो बेसिकली क्या हो जाता है? नाइट्रोजन अमोनिया के रूप में नष्ट हो जाती है, ठीक है। नाइट्रोजन क्या हो जाती है? अमोनिया के रूप में नष्ट हो जाती है, जिसकी वजह से हम इस्तेमाल नहीं कर पाते, ठीक है, जिसकी वजह से इसका इस्तेमाल करना पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अ डिटर्जेंट इज अ, डिटर्जेंट एक क्या है? क्या चीज़ है डिटर्जेंट? सफाई एजेंट है, ड्रग है, दवाई है, कैटलिस्ट है, उत्प्रेरक है, या फिर साबुन है? क्या है डिटर्जेंट एक? समझ में आ गया था ना? पिछला क्वेश्चन मैंने समझाया तो है भाई, होपफुली आप लोगों को समझ में आ गया हो। जी, डिटर्जेंट क्या है? डिटर्जेंट एक सफाई एजेंट है, साफ करने के लिए, मतलब कपड़ों को या चीज़ों को साफ करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अगला, डिस्टिंक्टिव एंड कैरेक्टरिस्टिक फंक्शनल ग्रुप ऑफ फैट आर, यहाँ पे एक्चुअली जी वसा का एक विशिष्ट और विकसित, जी बच्चे, कार्यकतम समूह है। क्या है? एक एल्कोहलिक ग्रुप है, एल्डिहाइडेड ग्रुप है, हाईली एल्कलाइल ग्रुप है, या फिर इनमें से कोई नहीं है। तो बच्चे एक डिस्टिंक्टिव और बच्चे कैरेक्टरिस्टिक फंक्शनल ग्रुप ऑफ फैट, एक अलग तरह का जो फैट का वसा का ग्रुप जो होता है उसे कहलाता है एस्टर कहलाता है, ठीक है। क्या कहलाता है? एस्टर कहलाता है। और एस्टर कैसे बनता है वो भी बताया था मैंने, कि एस्टर कैसे बनता है, हमारे पास कोई कार्बोक्सिलिक एसिड का क्या है, जैसे ये हमारे पास कोई हो गया कार्बोक्सिलिक एसिड का कोई ग्रुप हो गया, ठीक है, उसको मतलब ये एसिड का कोई ग्रुप है, ठीक है, इसको क्या किया, इसको अल्कोहल ROH अल्कोहल से, ठीक है, अल्कोहल से रिएक्ट करवाया। अल्कोहल से रिएक्ट करवाते ही हमारे पास क्या मिलता है? एस्टर मिलता है, ठीक है, एस्टर मिलता है। और जिसका इस्तेमाल क्या करते हैं हम? एस्टर का इस्तेमाल करते हैं हम किस चीज़ को बनाने के लिए? साबुन को बनाने के लिए, ठीक है, एस्टर का इस्तेमाल किया जाता है साबुन को बनाने के लिए, ठीक है। जी बच्चे, अंजलि, ओके, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन ऑफ फैट विद NaOH इज नोन एज। जी बच्चे, फैट कौन सा? जो एस्टर जो हमने बनाया था, ठीक है, हाइड्रोलाइसिस रिएक्शंस ऑफ फैट विद NaOH एल्कली के साथ, ठीक है, एल्कली, ये कल भी बताया था मैंने कि फैट का जो हमारा एक फैट का ग्रुप होता है उसको जब हम एल्कली के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो क्या बनता है? सपोनिफिकेशन कहलाता है, यानी कि सोप ऐड होता है। यानी कि जो हमने एस्टर बनाया, पहले हमने एस्टर बनाया, एस्टर बनाने की मैंने रिएक्शन बता दी, एस्टर के साथ में हमने क्या किया,
ठीक है, एस्टर के साथ में एल्कली मिलाया, और एस्टर मतलब फैट, ठीक है। सो बेसिकली फैट का एक ग्रुप था, ठीक है, उसके साथ में हमने क्या किया, एल्कली मिलाया, और एल्कली मिलाते ही हमें क्या मिलता है, सोप मिलता है, ठीक है, सोप मिलता है। अगला क्वेश्चन, फैट आर द एस्टर्स ऑफ, फैट किसके एस्टर्स होते हैं, वसा एस्टर होते हैं, चीनी के, ग्लाइसरोल के, ट्यूबराइन के, या पॉलीपेप्टाइड्स के। तो फैट होते हैं बच्चे किसके, ग्लाइसरोल के एस्टर होते हैं, ठीक है, किसके, ग्लाइसरोल के एस्टर होते हैं। टेम्पररी हार्डनेस ऑफ वाटर इज ड्यू टू, चलो ये आज का आखिरी क्वेश्चन है, जल्दी से बताओ कि पानी के अंदर टेम्पररी हार्डनेस किसके कारण होती है, जल में अस्थायी कठोरता किसके कारण होती है, कैल्शियम कार्बोनेट के कारण, कैल्शियम बाइकार्बोनेट के कारण, ए और बी दोनों के कारण, या इनमें से किसी भी कारण से नहीं। जी चलिए जल्दी से बताइए, पानी में अस्थायी हार्डनेस, सख्तता किसके कारण होती है, तो अस्थायी हार्डनेस होती है कार्बोनेट, ठीक है, वर्ड ध्यान रखना, कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट, ठीक है, कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट किस किस के, कैल्शियम के, ठीक है, और मैग्नीशियम के, ठीक है, कैल्शियम और मैग्नीशियम के जी बच्चे, कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के कारण क्या होती है, पानी के अंदर हार्डनेस होती है, ठीक है, पानी के अंदर कैल्शियम और मैग्नीशियम के कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट होते हैं, जिसकी वजह से हार्डनेस होती है। और जो हार्डनेस कैसे हटाई जा सकती है, डिटर्जेंट का इस्तेमाल करके, यानी कि एक अच्छी वाली साबुन, जो कि हम इस्तेमाल कैसे करते हैं, जो हमारी जो नॉर्मल साबुन होती है ना, जो जैसे सोप हो जाती है, वो हमें पता है कि हम कपड़ों में इस्तेमाल, कपड़े धोने के इस्तेमाल नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि वो हार्ड वाटर से डील नहीं कर पाती है, जिसकी वजह से हम किसका इस्तेमाल करते हैं, जो कपड़े धोने की अलग साबुन होती है उसका इस्तेमाल करते हैं, जो कि क्या कर सकती है, ये जो कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट्स हैं इनको तोड़ने का काम कर सकती है, ठीक है जी बच्चे। तो अब हमारी क्लास यहीं पे ही ख़त्म होती है। सो बस जैसा कि मैंने कहा था कि क्लास यहीं पे ख़त्म होती है। सो उम्मीद करती हूँ आप सब लोगों को क्लास अच्छी लगी होगी। क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक ज़रूर करिएगा, और उसके साथ में चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। और प्लीज़ आप सब लोग अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि कैसी लगी क्लास, और क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ क्लास को लाइक ज़रूर करिएगा। और हाँ, जो बच्चे हमें पहली बार देख रहे हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। और ये हमारा एक चाणक्य विद्यापीठ नाम से टेलीग्राम चैनल है, ठीक है। तो इस चैनल पे आप लोगों को सारे नोट्स, सारे PDF आपको इसी चैनल पे ही मिलेंगे, ठीक है। सो थैंक यू सो मच। अब के लिए, अभी फ़िलहाल के लिए बस यहीं पे विदा लेते हैं। फिर मिलेंगे 12 बजे की क्लास के अंदर। 12 बजे दोबारा हमारी फिर से क्लास होएगी, उसके अंदर दोबारा ही उसी जोश और उसी ही स्पीड के साथ मैं आपको, बल्कि उससे ज़्यादा अच्छे तरीके से कोशिश करूँगी कि ज़्यादा अच्छे रूप से आपको एक्सप्लेन कर पाऊँ नई नई चीज़ों के बारे में, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, बाय।